इसको पढ़ने के लिए। स्प्रिंग 19 सवाल छोटा सा है लेकिन है मुश्किल सा। स्प्रिंग 19 सैफ्रॉन लिमिटेड, ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। ये रेस कर दो। ये मिस बॉल पेन दीजिएगा जरा। मुहर्रम की छुट्टियों में कौन? अच्छा, वो तो रिवीजन करनी बस जो वो होमवर्क दूंगा वो रोजाना ही करना है। ये सवाल ना अच्छा खासा ट्रिकी है। उस्मान कौन? नहीं, हमने इस तेरे पढ़ने ना पढ़ने शराफत के क्या ताल्लुक है? तू पढ़ा या नहीं पढ़ा सवाल ये, तू शरीफ है या नहीं सवाल ये था ही नहीं। तो क्या सर मैं पढ़ता हूँ ये सवाल है, ये जवाब है, मैं सर शरीफ हूँ। तो बदमाश भी हो तो मेरे को टेंशन नहीं है, बस पढ़ तो सही। ये सवाल ऐसे जिसको पढ़ के जज ही नहीं होता, ये ब्रेक इवन से आया। सही है। तो अब हम यहाँ से सीखेंगे देखें आहिस्ता आहिस्ता सवाल में कुछ ना कुछ वैरायटी आती रहेंगी। सम टाइम तो आपको रिक्वायरमेंट बता दिया करता है कि ये तो ब्रेक इवन है, फाइंड ब्रेक इवन यूनिट ब्रेक इवन सेल से, और या अपॉर्चुनिमेंट कर दो ऑन द बेसिस ऑफ ब्रेक इवन यूनिट ब्रेक इवन सेल, तो कुछ ना कुछ हिंट मिल जाता है। हाँ, तो अब यहाँ पे ना ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये हमें बताया करेगा भाई ब्रेक इवन का सवाल है। कंट्रीब्यूशन भी ब्रेक इवन का इतना अच्छा नहीं बताता। सही है, क्लियर है। तो क्योंकि समटाइम अगर उसने प्रॉफिट देखे करवाया अभी प्रॉफिट कैलकुलेटर है, तो अगर आप ये सोचें यार ब्रेक इवन में तो कंट्रीब्यूशन से चला करते हैं, तो ये भी गलत है। तो भाई कंट्रीब्यूशन तो सिर्फ ब्रेक इवन सेल यूनिट को फाइंड करने का सहारा है। तो अगर फिक्स कॉस्ट भी है तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स करूंगा तो प्रॉफिट तो कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब मुझे ना सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन 1 पढ़ना है ना, तो 1 के ऊपर हल्की सी नजर मारनी है 10 सेकंड के ऊपर, उस पूरे को सिर्फ नजर मारनी है, पढ़ना नहीं है। उसके बाद सबसे पहले अपने रिक्वायरमेंट पे अटैक करना है कि पहले पढ़ूं कि सवाल किस चैप्टर में से आया, किस टॉपिक में से आया है। मान ले कि रिक्वायरमेंट पढ़ी और लिखा आ गया कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन FIFO मेथड। अब इसका फायदा ये होगा आपका पूरा दिमाग इन्वेंट्री वैल्यूएशन FIFO पे आ जाएगा। अब जब क्वेश्चन रीड करेंगे ना और FIFO की कहानी से साथ साथ चल रही होगी, क्वेश्चन अच्छा रीड हो जाएगा। रिक्वायरमेंट पढ़ी, पता चल गया प्रोसेस कॉस्टिंग आ गई। अब सारा दिमाग पूरी कॉस्ट से सिंक्रोनाइज रिफाइन होता प्रोसेस कॉस्ट में आकर रुक गया। पता चला रिक्वायरमेंट में ब्रेक इवन यूनिट्स फाइंड करने हैं, अब सारा दिमाग ब्रेक इवन यूनिट्स के फॉर्मूले तक पहुंच गया। तो दिमाग को पहुंचाया करें, और ये दिमाग को तब पहुंचाएंगे जब आप सवाल को अच्छा प्लान करेंगे। ठीक है, आपने सवाल, अगर मैं रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ता और मैं सवाल को स्टार्ट कर दूं, आपके दिमाग को पता नहीं चल रहा कि उसने सोचना किस तरफ से। पहली वाली मटेरियल के आगे, फिर लेबर के आगे, फिर लर्निंग करवा के दिमाग को पता नहीं चला मैं कर क्या रहा हूं इस वक्त। तो रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे तो दिमाग किसी एक जगह पर आ जाएगा, फिर उससे सोच ले इंसान। तो हमने रिक्वायरमेंट पढ़ी, प्रिपेयर बजट स्टेटमेंट फॉर प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड। कहता है 31 मार्च 20, अंडरलाइन करें इसको। ये जो डेटे आती है ना, इन डेटा को अंडरलाइन किया करें। किताब में जहां जहां भी डेटे आती है,
डेटें बड़ी कीमती हैं, इन सारी डेट्स को अंडरलाइन किया करें। कहता है 31 मार्च 20 के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए। इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए कह रहा है 6 नंबर के लिए। ये 6 नंबर ही इतने मुश्किल से आने हैं, देखना आप। स्प्रिंग 19 बच्चों, स्प्रिंग 19 सैफरॉन लिमिटेड बोला था शायद मैंने। सारे इस वक्त कहां पे हैं, आप तो नोटम पे थे मेरे ख्याल से। अच्छा जी, सैफरॉन पे हम जनाब। तो रिक्वायरमेंट पड़ी, कोई पता नहीं चला ब्रेक इवन है या नहीं है। तो सबसे पहले देखना है किस टॉपिक में से आया। तो अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और टॉपिक तक पहुंचे हैं किस टॉपिक में से है। तो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड है 31 मार्च 19 की। ओए होए बेड़ा गर्क जाए, 1 साल पहले का डाटा दे दिया, लास्ट ईयर का। अंडरलाइन करें 31 मार्च 19 को और लिख लें लास्ट ईयर। हालांकि आपको पता ही है 19 से वो रिक्वायरमेंट 20 है, पर फिर भी लिखें लास्ट ईयर। सेल कंट्रीब्यूशन मार्जिन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी की वजह से पता चला ये ब्रेक इवन का सवाल है, सीवीपी का सवाल है ये मार्जिन, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी सिर्फ सीवीपी ब्रेक इवन में इस्तेमाल होता है और पूरे कॉस्ट में नहीं इस्तेमाल होता है। यहां तक टेंशन। अच्छा जी, तो हमें यहां से पता चल गया कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी से कि सीवीपी ब्रेक इवन का सवाल आ गया। तो और बातें, ये ब्रेक इवन का सवाल कैसे, एक तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ने हिंट दे दिया। इस चैप्टर के अलावा हमें हमेशा सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन हुआ करती है। अगर ना भी गिवन हो तो कम से कम रेवेन्यू गिवन होगा और यूनिट्स गिवन होंगे। तो रेवेन्यू को यूनिट से डिवाइड करके सेलिंग प्राइस तक पहुंच जाऊंगा, यानी कि सेल की इंफॉर्मेशन कुछ ना कुछ गिवन होगी। क्या मैं समझा पा रहा हूं? अगर सारा कुछ गिवन ना हो, यानी कि सेल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट सोल्ड होता है, और बोले ऐसे। अच्छा, इनमें से 2 इंफॉर्मेशन गिवन हो, एक मिस हो, तो ये बैलेंसिंग आ सकती है। ये मिस हो, ये गिवन कर दिया, अब ये मिस कर दी, ये आ सकती है। अच्छा, ये दोनों मिस हो नहीं। अब ये ब्रेक इवन का कमाल है कि यहां से तीसरी वाली ढूंढ के ले आएगा, वरना किसी चैप्टर की इतनी औकात नहीं है कि 2 मिसिंग वैल्यू को सॉल्व कर लिए। ब्रेक इवन का ही कमाल है, वो यहां से 2 मिसिंग वैल्यू को भी ढूंढ के ले आएगा। क्या ख्याल है ब्रेक इवन के फॉर्मूला से? समझ आ रही है? मिसाल के दोस्त ये भी छुपा लिया, ये भी छुपा लिया, वो क्या कोई मसला नहीं है। ब्रेक इवन सेल का फॉर्मूला है तो सही, वो क्या करेगा, ब्रेक इवन सेल का फॉर्मूला लगा के टोटल फेस कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो यहां से ढूंढ के ये ले आएगा। ठीक है, ध्यान से ढूंढ के कुछ ना करके वो उजा देगा आपको यहां तक। अच्छा जी, तो अब सवाल में हम ये पढ़े, सेल रेवेन्यू गिवन है ना, सेल प्राइस पर यूनिट गिवन है ना, नंबर ऑफ यूनिट्स गिवन है, दोनों चीजें मिस हैं। तो बताएं कौन बता सकता है सिर्फ ब्रेक इवन? एक बात याद रखा करें, क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करवा रहा होता हूं या करवाऊंगा, वो शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर आपने गौर किया हो, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कम से कम 5-10 मिनट उसको सिर्फ समझाने में लगा रहा होता, उसकी बेस बनाने में, उसकी कोई कहानी सेट करने में लगा रहा होता। असल में ये सीखने वाली चीज है। सवाल तो हल करना आप सोल्यूशन से देख ही लेंगे कि अच्छा इस तरह से हल हो रहा होता है। सवाल को प्लान कैसे करना है, ये जो 5-10 मिनट लग रहे होते हैं, ये बड़े कीमती होते हैं। तो इनको ज्यादा गौर से फिक्र से सुना करें और कोई सवाल हुआ करें पूछ लिया करें। अच्छा जी, सेल कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ सेफ्टी गिवन है, इंफॉर्मेशन फॉर द नेक्स्ट ईयर। ये नेक्स्ट ईयर कौन है? मार्च 20, उसने बताया हुआ है। SL is planning to increase its sale by reducing sale price by 5%. सेल प्राइस 5% से क्या हो रही है? कम हो रही है। सेल प्राइस क्या हो रही है? 5% से कम हो रही है। सही, अंडरलाइन करें जरा।
ये सेम बात मैंने एक जगह पर करवाई थी और मैं आपसे पूछने वाला, अगर आप लोगों ने मुझे गलत जवाब दिया, आप लोगों में हड्डियां तोड़ दूंगा मैं, सबके तोड़ूंगा इंशाल्लाह, इनकी भी तोड़ूंगा। आप लोगों ने सही करना है ना। अच्छा जी, तो सेल प्राइस क्या हुई? सेल प्राइस क्या हुई थी? सेल प्राइस 5% से कम हुई है। मान लो कि मेरी पहले वाली जो लास्ट ईयर वाली सेल थी 300 थी, बताए आगे क्या लिखूं मैं? लास्ट ईयर सेल थी 300 मान लो, और इस साल 5% सेल प्राइस गिर गई है। ये लास्ट ईयर की सेल प्राइस ही कर लो ना लाइक को, चलो ऐसे कर लो। पता है अब यहां पे क्या करूं? हाँ, वेल डन सर। अब की बार 5% सेल प्राइस गिर जाएगी तो हम ना 95% की बेच पाएंगे, 5% तो डिस्काउंट दे रहे हैं मान लें इनको। इसका इम्पैक्ट सिर्फ यहीं आएगा और कहीं भी आएगा? हाँ, वेरिएबल कॉस्ट हो जाए। नहीं, जवाब दे दिया ना तो सारों की हड्डियां बच गई। ये अगर सेल प्राइस कम करेगा तो नंबर ऑफ यूनिट्स क्या हो जाएंगे? ज्यादा बेच पाएगा। तो जब नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा, सेल प्राइस कम होगा तो चीज सस्ती होगी ना कंज्यूमर के लिए, वो डिमांड बढ़ा देगा। तो इसका मतलब हम यूनिट्स ज्यादा बनाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 5 से इंक्रीज कर जाएगी। ये सेम काम हमने एक सवाल में किया था। उस सवाल का नाम क्या था? आइसक्रीम वाला, फ्रोजन योगर्ट वाला। और वहां पे भी मैंने बात बताई थी, इसको याद कर लो, बच्चा दूसरा इंपैक्ट सोचता ही नहीं है। मेरे अल्फाज यही थे। तो देखो उसने वहां से एडजस्टमेंट यहां पे लिखी या यहां से एडजस्टमेंट वहां पे लिखी, क्योंकि वो लेटेस्ट था। अंडरलाइन कर लिया होगा और इसको लिख लें कि भाई तुम्हारे इंपैक्ट वेरिएबल कॉस्ट में भी आएगा। अच्छा जी, आगे कॉस्ट एफिशिएंट मेजर प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर आर एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना रिड्यूस हो रहा है? 10%। बाकी इन्फ्लेशन वाली कहानी है। सवाल स्टार्ट करते हैं हम। चलें इन्फ्लेशन वाली कहानी जल्दी से पढ़ने जरा। इन्फ्लेशन इंपैक्ट ऑन ऑल कॉस्ट, अंडरलाइन करें ऑल कॉस्ट को, बल्कि बॉस लगाएं ऑल कॉस्ट को। इन्फ्लेशन का इंपैक्ट सारी कॉस्ट पे पड़ेगा, वुड बी 8%। जो इन्फ्लेशन सारी कॉस्ट के ऊपर इंपैक्ट आएगा 8% आएगा, यानी कि हर एक कॉस्ट 8% से आप क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन, कहता डेप्रिसिएशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एट मौजूदा डेप्रिसिएशन इज 40% ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट। कहता डेप्रिसिएशन के ऊपर 8% का इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, डेप्रिसिएशन 40% ही रहेगी जो कि टोटल फिक्स कॉस्ट का है। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% है, तो यहां पे स्लैश लगाएं, ब्रेक इवन 75%। ये लिख लिया करें, आदत बना लें इसकी। इसका मतलब चेक करो जरा, लास्ट ईयर और अब के बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी बदल नहीं रहा। वो 19 का भी 25 था और हमारा भी 25 है, 20 का भी। तो हमने कैलकुलेशन किसके लिए करनी है? 19 के लिए, 20 के लिए? मेरा ख्याल था अपने लिए कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा जी, अब अगला सवाल जो कि टेंशन आती है तुम्हें, सर करेंगे आप क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करना है? क्या लगता है क्वेश्चन को कहां से स्टार्ट करें? इनकम स्टेटमेंट से। बहुत अच्छे। रिक्वायरमेंट से, बस जो रिक्वायरमेंट एग्जामिनर का है वो लिख दो, उसको लिख दो, उसको पूरा करने की तलाश में निकल जाओ। जंगलों में, पहाड़ों में, समुद्रों में, दरियाओं में, जहां जहां से जो मिलता है वो चीजें वहां से ढूंढ के यहाँ पे पुट करी जाओ, इंशाल्लाह ताला सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऐसे ही है क्या? इनकम स्टेटमेंट लिख दूं? बताएं क्या लिखूं? जो वो कहेगा वो लिखना, अपनी प्रोफेसरी नहीं झाड़नी। प्रॉफिट एंड लॉस, चलो इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, मैं वो लिखूंगा। खैर बुरा तो नहीं वो बनाएगा वैसे। सेल,
माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, क्या मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन है? देखें जरा, मटेरियल नहीं है तो फिर मैं कहूँ वेरिएबल कॉस्ट से चलना होगा शायद। ठीक है, तो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें तो आंसर क्या आएगा? बहुत अच्छे, आंसर आ जाएगा कंट्रीब्यूशन में। अब टोटल में चलना चाहे टोटल में चल सकते हैं, पर यूनिट में चलना चाहे वहां चल लेंगे। कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करूंगा? फिक्स कॉस्ट। तो ये मेरे पास मेरा आंसर आ जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, तो अब मुझे इनकी तलाश में निकलना, 1 2 यहां से 3, ये 4, और ये तो हमारा आंसर बनेगा। डन, तो ये मेरी तलाश है। अब ये हमारी तलाश है सर। ये कर लिया, अब क्या करें? अब इनमें से सबसे पहले किसको ढूंढें? अब इसमें से ना, अब हर एक की ना अपनी अपनी मर्जी वर्क करेगी। अगर आप सेल को ढूंढना चाहेंगे, सेल अगर मिल गई तो ठीक है, अगर नहीं मिल गई तो सवाल यहां पे रुक जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट की तलाश में आ जाएंगे। अगर ये मिल गया तो ठीक है, ये इसको भी छोड़ के बड़ा फिक्स कॉस्ट की तलाश में निकल जाएंगे। हो सकता है इसको पहले फाइंड करने के बाद फिर ये आए, फिर ये आए। अब कहीं से भी स्टार्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली ब्रेक इवन के सवालों को हमने आदत बनाई हुई है, हम हमेशा स्टार्ट ही फॉर्मूले से करते हैं, यानी कि ब्रेक इवन सेल से चलते हैं या फिक्स कॉस्ट को ढूंढना शुरू करते हैं। अगर मैं फॉर्मूला भी लिखूं ब्रेक इवन सेल यूनिट का, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में चेक करें ये आएगा, ये तीनों आ जाएंगे। तो अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूं तो ये सारा कुछ आ जाएगा फॉर्मूले में। तो सबसे पहले हम तलाश कर लेते हैं फिक्स कॉस्ट को। ठीक है, या इसके अलावा आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। तो हम फिक्स कॉस्ट को तलाश कर लेते हैं। फिक्स कॉस्ट तलाश करना आसान है, जिंदा हो। ठीक, इसमें कोई टेंशन नहीं। अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी गिवन है हमारे पास, मार्जिन ऑफ सेफ्टी गिवन है हमारे पास। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 70 सॉरी कितना है, 25%, और ब्रेक इवन हमारे पास आ जाएगा 75%। तो ठीक है, ब्रेक इवन सेल का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, और टोटल फिक्स कॉस्ट भी फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले करेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट। सारी कॉस्ट के ऊपर इन्फ्लेशन आनी है। इस इन्फ्लेशन ने मरवाया, अगर इस इन्फ्लेशन ने 8% सारी कॉस्ट के ऊपर इंक्रीज होना है तो फिक्स कॉस्ट भी तो उसमें शामिल होगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट भी तो सारी कॉस्ट का हिस्सा, टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट भी आती है। इसका मतलब मुझे सबसे पहले जाननी है कि 2019 की फिक्स कॉस्ट क्या थी, ताकि उसमें इन्फ्लेशन का इंपैक्ट 2020 में मैं इन कर सकूं। अच्छा जी, फिक्स कॉस्ट ढूंढते हैं। फिक्स कॉस्ट फाइंड करने के लिए हमारे पास 19 का सिर्फ टेबल है, बस समझो, सिर्फ ये टेबल का सवाल दिया और मैंने आपसे पूछा टोटल फिक्स कॉस्ट फाइंड करो, बता क्या थी? जो मर्जी कर सी, बट सिर्फ टेबल है। टेबल से नीचे सारा हाथ रखें जरा, टेबल से नीचे सारा हाथ रख लें। अब सिर्फ टेबल में 3 वैल्यूज बच गई। अब इन 3 वैल्यू से बता 19 की टोटल फिक्स कॉस्ट क्या आती है? एक हिंट देता हूं आपको, कंट्रीब्यूशन जो मार्जिन होता है ना, ये किसके ऊपर होता है? सेल के ऊपर। इसलिए कंट्रीब्यूशन मार्जिन CS रेशियो होती है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन CS रेशियो होती है। टोटल फिक्स कॉस्ट बताना है क्या आती है आप? मैं नहीं कुछ बता, मैं क्या था, टोटल फिक्स कॉस्ट बताओ। मार्जिन ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन को CS रेशियो भी कहते हैं, ये बताया था मैंने। हाँ जवान, नहीं तूने सही बताया, 36 मिलियन। आप तो आ ही जाना। चलो बच्चों ढूंढो यार, मुश्किल नहीं है। 36 मिलियन आंसर सही है, दिमाग लड़ाओ।
चलो जल्दी यार, टाइम नहीं है। फिक्स कॉस्ट फाइंड करनी है और CS रेशियो भी है। बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इतने सीधे सीधे इशारे कोई नहीं करता। ब्रेक इवन सेल रेवेन्यू टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशियो। सही है। ये CS रेशियो क्वेश्चन में गिवन है। कितनी है? कितनी है? 30%। ये आ गया। ब्रेक इवन सेल मेरे पास नहीं है, ये नहीं है मेरे पास, तो कोई मसला नहीं है, फाइंड कर लेते हैं। कौन सी बड़ी बात है? तो ब्रेक इवन सेल फाइंड करने के लिए हमारे पास सेल गिवन है। बजटेड सेल कितनी है? और बोले 160 है। 160 है तो मार्जिन कितना है? 25। तो ब्रेक इवन क्या हुआ? 75। तो इसको 75 से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे? तो ब्रेक इवन सेल कितनी आ गई? 120। इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये आ गया। इनकम स्टेटमेंट में जो भी सेल होगी हमेशा बजटेड होती है। इनकम से देखो, मैं इनकम जब स्टेटमेंट बनाऊंगा कभी ब्रेक इवन पर थोड़ी बनाऊंगा, वो तो जो मेरी हकीकत चल रही होगी दैट इज बजटेड। तो इनकम स्टेटमेंट में हमेशा सेल बजटेड आती है और ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस वॉज इक्वल टू सेल वो भी बजटेड होती है। ये ब्रेक इवन तो हम इंटरनली कैलकुलेट कर रहे होते हैं अपने लिए, हकीकत में तो ब्रेक इवन सेल थोड़ी होती है, वो तो कम ज्यादा होती है। अच्छा जी, समझ आया? तो बजटेड सेल मल्टीप्लाई बाय ब्रेक इवन परसेंटेज, ये लगा मेरा। ये कितना आया? अब ये कैलकुलेशन ना बच्चों आप लोगों को अब आ जानी चाहिए। अब इतने को बड़े हो गए कि ये हो जानी चाहिए आपसे। अब यहां पे ना सिर्फ मैथ का और फॉर्मूले की ग्रिप का कमाल है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। और अगर आप लोग नहीं पहुंच पा रहे तो इसका मतलब आपके फॉर्मूलाज कमजोर हैं और आप क्वेश्चन को घर जाकर दोबारा से रीप्रैक्टिस नहीं करते। मैंने पहले इस चैप्टर शुरू करने से पहले बता दिया, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन के एतबार से मुश्किल है, इसलिए आपने हर एक क्वेश्चन को घर जाकर कम से कम 2 मरतबा पढ़ना है ताकि साइंस समझ आए सवालों की। ये सवाल में मेज की तरह चलना है, इसको ढूंढने के लिए वहां जाएंगे, उसको ढूंढने के लिए वहां जाएंगे, उसको ढूंढने के लिए वहां जाएंगे। ये ज़हन में चीजें तब बैठेंगी जब हर एक सवाल को 2 मरतबा प्रैक्टिस में लाओगे। समझ आ रही है? अब ये जिंदगी में पहली बार सवाल कर रहे हैं, पहली बार सवाल करके आपको इसमें ग्रिप हो जाए, पॉसिबल नहीं है ये। टोटल फिक्स कॉस्ट आ गया। अच्छा जी, पर ये तो 19 की आई तो मुझे 20 की चाहिए। लाइट को इग्नोर मारे यार, सीए के ऊपर गौर करें बस, ठीक है? लाइट तो आने जाने वाली चीज है, सी आने जाने वाली थोड़ी चीज है। क्या ख्याल है? क्या कह रहा? नहीं तो क्या करना फिर इससे फिर ठंड लग रही है तो जगह बदल ले यार, कंबल ले आए कर। वही फैन चल रहा है तो फैन से घबरा गया। ओए नाजुक बच्चे, नीडअप क्या करें आप? तो नीडअप भी बुरी बात थोड़ी है, इसका एक्स्ट्रा ताकत आती है। इतना मैंने विटामिन डाले होते हैं इसलिए कि जी से आगे भी जी तक है। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन पर आए भाई। 2020 में आ जाए और 2020 में सबसे पहली वाली जो फिक्स कॉस्ट वो कह रहा है भाई जो डेप्रिसिएशन है ना वो टोटल फिक्स कॉस्ट का 40% है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है? तो डेप्रिसिएशन इससे कितनी आ गई? 14.4 मिलियन। मेरी बात समझ आ रही है? मैं कहां पर हूं? मैं इस वक्त कहां पर हूं? मेरे साथ हैं। और ये कहां से आया? ये तो यहां से हमने लिखा 19 का ना, ऐसे, क्योंकि उसने कहा था कि डेप्रिसिएशन जो है ना 40% ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट है। तो भाई टोटल फिक्स कॉस्ट है कितनी पता ही नहीं है, तो 20 की अगर गिवन होती तो ये सवाल थोड़ी होता। तो 19 की बात कर रहे हो यहाँ पे, हिडन बेशक लिख देते। अब सवाल में लिख लें
40% ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट, ब्रैकेट में लेंगे 2019, ब्रैकेट में मिस बॉल पेन, ब्रैकेट में 2019, डन। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट फिक्स कॉस्ट क्या है? नेक्स्ट फिक्स कॉस्ट ये है कि भाई इन्फ्लेशन का इंपैक्ट भी तो आ रहा है, क्या ख्याल है? तो कह रहा है जो जितनी भी टोटल फिक्स सारी कॉस्ट के ऊपर ना 8% का इंपैक्ट चल रहा है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट तो ये है, इसका 40% डेप्रिसिएशन पर तो इन्फ्लेशन का इंपैक्ट नहीं आना, लेकिन इसमें से भी 60% तो जिंदा है ना अभी। इसका मतलब जो अदर फिक्स कॉस्ट होगी, यानी कि अदर देन डेप्रिसिएशन कॉस्ट होगी, जो कि अदर फिक्स कॉस्ट होगी, वो क्या होगा? 36 का 60%, क्योंकि 40 तो डेप्रिसिएशन में निकल गया, उस पर तो इन्फ्लेशन नहीं आएगी। तो जो इस फिक्स कॉस्ट का 60% मीनिंग रह गया, उसके ऊपर 8% इन्फ्लेशन आनी है। ये 8% इन्फ्लेशन आ गई, कितना? 43.33 कर लो, 23.33 मिलियन, तो रुपीस इन मिलियन चल रहा है, सही है। इसके अलावा ढूंढे कोई और फिक्स कॉस्ट हो 2020 में रहे जरा भाई। वो सेल कैंपेन में भी तो 5 महीने लगाए हैं आप लोगों ने, क्या ख्याल है? सेल कैंपेन, तो सेल कैंपेन 8 मिलियन है, 5, बस ये 5 मिलियन आएगा। टोटल कर लें, फिक्स कॉस्ट टोटल आ गई मेरे पास। जी, क्योंकि इन्फ्लेशन पर इंपैक्ट इस वजह से नहीं आया क्योंकि ये सेल की कैंपेन है, सेल के ऊपर कैंपेन कर, ये प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है ना, कॉस्ट के ऊपर इन्फ्लेशन का इंपैक्ट आता है। ये तो चीजें बेच रहे हैं और बेचने के लिए हम सेल कैंपेन के ऊपर पैसे लगा रहे हैं। आंसर क्या है? 42.73 मिलियन, ये हमारे पास आ गया टोटल फिक्स कॉस्ट। ये टोटल फिक्स कॉस्ट हमारे पास यहाँ मिल गया, हमें एक चीज मिल गई, तो 42.73 और यहाँ पे चल रहा है क्या? ये टोटल है, फिक्स कॉस्ट तो टोटल में आएगी। ये मैं ऊपर मिलियन लिख रहा हूँ, संभाल लेंगे, ये मिलियन है पर यूनिट नहीं है। यहां तक टेंशन ठीक है। आगे तकरीबन सवाल मुश्किल नहीं है तो। अच्छा जी, अब हम क्या कर लेते हैं, फिक्स कॉस्ट, अब एक फॉर्मूला ऐसा पिक कर लेते हैं जिसमें सेल, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन सब कुछ आ जाए, ठीक है। तो अगर मुझे टोटल सेल फाइंड करनी है, तो टोटल सेल फाइंड करने के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला है। अच्छा, यहां से ना अब कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। आगे दो फॉर्मूलाज हैं, या तो ब्रेक इवन सेल यूनिट तक पहुंच जाओ, या तो ब्रेक इवन सेल रेवेन्यू वाला फॉर्मूला लगा ले, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मेरे पास नहीं है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड नहीं है मेरे पास, लेकिन सेल अमाउंट 2019 की है। तो 2019 की सेल को थोड़ा सा चेंज करके क्या हो सकता है 2020 की सेल तक पहुंच जाऊं। तो ज्यादा अप्रोप्रिएट ये है कि हम लोग ये फॉर्मूला लगा ले, ब्रेक इवन सेल रेवेन्यू का, ये लगा ले फॉर्मूला। जब मैंने ये फॉर्मूला लगाया, इसका फायदा ये है कि टोटल फिक्स कॉस्ट तो पहले ही फाइंड कर चुका, इसकी टेंशन नहीं है। और इसकी टेंशन है CS रेशियो की। आपके सर इसकी टेंशन नहीं है, ये भी सवाल में गिवन है, तो मैं 2 रख के लगाऊंगा आप लोगों को। तो 2019 की है, वो तो 2019 की है, और मैं इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस 2020 के लिए बना रहा हूं। इसका मतलब CS रेशियो को थोड़ा सा बदल लूं तो 2020 की सेल CS रेशियो आ जाएगी। अगर ये आ जाएगी तो ये आ जाएगा, नहीं ये तो हर ये ना, ये तो पहले ही है। जी 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 जी, बिल्कुल ऐसे कुछ करूंगा, बिल्कुल ऐसे कुछ करूंगा, ऐसे कुछ करूंगा। नहीं सही है। टोटल फिक्स कॉस्ट हाउ मच? 42.73 मिलियन। इसको वैरायटियां लगाकर ये आ जाएगा।
अगर ये आ जाएगा तो यहां से ब्रेक इवन सेल रेवेन्यू आ जाएगा, पक्की बात। 2020 वाला, ये 2020 वाला ही है। क्या इस ब्रेक इवन सेल रेवेन्यू को यहां पे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं वाई। हाँ सर ये ब्रेक इवन है सर, ब्रेक इवन को बजट में नहीं लेके जा सकते, तो कोई मसला नहीं है। अगर यहां से ब्रेक इवन सेल आ जाए तो सर क्या करेंगे, इसको बजटेड सेल बनाने के लिए सर इसको ब्रेक इवन के परसेंटेज से डिवाइड करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये मत भूलिएगा, ये फॉर्मूला मत भूलिएगा। देखें जो हमने फॉर्मूला बनाया हुआ था बजटेड सेल वाला, बजटेड सेल कैसे आती है, बजटेड सेल कैसे आती है, या इस तरह से कर ले, बल्कि ये फॉर्मूला ज्यादा आसान है सोचना। ब्रेक इवन सेल कैसे आती है सर, बजटेड सेल के ऊपर अगर ब्रेक इवन की परसेंटेज लगा दें, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी लगता है बजटेड के ऊपर, तो बजटेड के ऊपर ब्रेक इवन सेल के लिए ब्रेक इवन, और सोचो ये गिवन है अगर, और ये गिवन है और ये फाइंड करना, तो ये इससे डिवाइड नहीं होगा। तो ये फॉर्मूला माइंड में रख लो, तो इसको रिवर्स करते रहना बस। डन, सवाल खत्म। यहां से ये आ जाएगा, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन में तो क्या करूंगा, वो गिवन है मार्जिन 25%, तो जो सेल आएगा उसका 25% लेके यहां आ जाऊंगा, बैलेंसिंग वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, प्रॉफिट आ जाएगा, सवाल खत्म। क्या खत्म, सारे एम खत्म करके दिखाएं। अच्छा वैसे आप आगे कर सकते हैं, वैसे छोटी सी मत करके चलें जी। जी मुझे पता ही है मैं ही करवा रहा हूं जनाब। CS रेशियो 2020 वाला, अच्छा जी, इसमें एक फड्डा है इसमें CS रेशियो में, ठीक है। तो इस CS रेशियो को हम दो तरीकों से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक अजम्पशन के साथ और एक विदाउट अजम्पशन के साथ। एक अजम्पशन के साथ, और अजम्पशन वाला तरीका मेरे ख्याल में आपको आसान लगेगा, और एक विदाउट अजम्पशन के साथ, यानी कि इंक्रीमेंटल के साथ। ये आपको आसान लगेगा क्योंकि इस तरह की अजम्पशन हमने पीछे लेना सीखी हुई है। याद है कि जब हमारे पास सेल प्राइस पर यूनिट नहीं हुआ करती थी और सिर्फ कंट्रीब्यूशन मार्जिन हुआ करता था, तो हम वेरिएबल कॉस्ट पर जाया करते थे और वेरिएबल कॉस्ट को ग्रॉस करके सेल प्राइस पर यूनिट पे जाया करते थे, और अगर कमीशन आ जाए तो उसको नेट किया करते थे। तो ये वाली बात, ये अजम्पशन वाली बात है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए यहां से, क्या चाहिए, CS रेशियो, यानी कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन चाहिए ना। अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन चाहिए तो 2019 में कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना था, ओ बोलो 30%। इसका मतलब जब मैं 2019 में था तो जो मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन था वो कितना था, ओ बोलो 30%। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, 70%। तो इसका मतलब सेल कितनी होगी, 100%। ये सीन था 2019 में, एग्रीड। जब मैं 2020 में आया तो नए डिजाइन की वजह से कुछ सेल्स में वेरिएबल कॉस्ट में तब्दीलियां आई, ऐसी है। अब वो तब्दीलियां क्या आई वो देख लेते हैं। कहते जब मैं 2019 से 2020 पर आया तो पहली तब्दीली यही है कि आपकी सेल प्राइस 5% से गिर गई थी, ऐसे है। तो जब सेल प्राइस 5% से गिर गई थी तो सेल अब ये 100 नहीं रहेगी, तो ये 95 पे सेल पड़ी हुई है। एक तो ये मसला आया। अच्छा, दूसरा वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि सारी कॉस्ट के ऊपर इन्फ्लेशन का इंपैक्ट आया था, कितना
8%। तो ऑब्वियस बात है कि 8% से इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। और इसके अलावा वेरिएबल कॉस्ट में तो अपना भी तो इम्पैक्ट आया, पॉइंट नंबर 2 में पढ़े, कहता है रिड्यूस वेरिएबल कॉस्ट बाय 10%, रिड्यूस वेरिएबल कॉस्ट बाय 10%, कहता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट में क्या टेंशन आई, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 70, वो रिड्यूस कितनी हुई 10%। अगर वो 10% रिड्यूस हुई तो 0.9 रह गई, और सारी कॉस्ट के ऊपर इन्फ्लेशन का इंपैक्ट आया था 8%। तो ये 2020 में इन्फ्लेशन का इंपैक्ट आया था ना, तो सारी वेरिएबल कॉस्ट को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। और फिक्स कॉस्ट को देखा ऑलरेडी मैं इंक्रीज तो कर चुका, वो जो कि यहाँ पे आ चुका, अब इस वेरिएबल कॉस्ट की बात हो रही है। तो यहां से इन्फ्लेशन का इंपैक्ट आ गया 1.08, तो हाउ मच वेरिएबल कॉस्ट 68.04। अब बताएं कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना आया 26.96। अगर 26.96 आ गया तो क्या यहां से CS रेशियो आ सकती है, क्या यहां से CS रेशियो आ सकती है, बताओ कितनी आती है CS रेशियो यहां से आ सकती है? ट्वेंटी 28.38%। तो ये आपका CS रेशियो आ गया। यहां तक का टेंशन, ये इधर आ जाएगा। ये दोबारा समझा दूं, इसी को एक दूसरे तरीके से देखें, इसी को दूसरे तरीके से देख लें, इसी को दूसरे तरीके से देख लेते हैं। क्योंकि इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है तो हम इग्नोर करेंगे क्वांटिटी चेंज, तो इग्नोर करेंगे क्वांटिटी चेंज, यानी कि क्वांटिटी चेंज को इग्नोर करेंगे, यानी कि ये बोला क्वांटिटी चेंज, सेल प्राइस कम होगी, लोग यूनिट ज़्यादा खरीदेंगे, ज़्यादा यूनिट बनाऊंगा, वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा होगी। तो यूनिट्स बना कितने रहे, बेच कितने, यहाँ पे यूनिट्स की इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, ना यूनिट सोल्ड की ना यूनिट प्रोड्यूस की। तो यूनिट्स को इग्नोर करके अगर हम चलें तो ये फिर सारा का सारा शॉर्टकट बन जाएगा। तो डायरेक्ट अब सेल 2019 की सेल गिवन है, कितनी है ऐसे है, ये 2019 की सेल है, ये यहाँ पे लिख रहे हैं 2019 और ये लिख रहे हैं 2020 के लिए कैलकुलेशन कर रहे हो आप लोग। 2019 में सेल इतनी थी, अब सेल प्राइस 5% गिर गई तो सेल भी 5% से गिर जाएगी, क्योंकि क्वांटिटी का चेंज मैं नहीं ले रहा। तो अगर ये गिर जाएगी तो 0.95 आ गया, आंसर बताएं क्या आता, 152 आ गया। माइनस कर दूंगा इसमें से वेरिएबल कॉस्ट, माइनस क्या कर दूंगा इसमें से वेरिएबल कॉस्ट, डन। अब वेरिएबल कॉस्ट तो मेरे पास नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट तो मेरे पास नहीं है, पर 2019 में अगर मैं जाऊं, ये 2019 है, ये 2020 है, अगर 2019 में जाऊं तो 2019 में मार्जिन कितना है मेरे पास 30%, मार्जिन कितना है 30%। इसका मतलब 160 का अगर 30% मार्जिन हुआ तो 70% कॉस्ट हुआ, ये बन गया वेरिएबल कॉस्ट, ये क्या बन गया वेरिएबल कॉस्ट। तो ठीक है, अगर ये वेरिएबल कॉस्ट बन गया फिर ये वैरायटी लग जाएगी, 10% वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज और 8% का इन्फ्लेशन इंक्रीज, तो 0.9 मल्टीप्लाई 1.08 करेंगे तो हाउ मच वेरिएबल कॉस्ट, आंसर यही आएगा, बस कंट्रीब्यूशन यही आएगा 26.96। जी है ही नहीं, जी वो थोड़ी लेंगे, क्योंकि ये जो इंक्रीज आएगा ये इंक्रीज तो 2019 की वेरिएबल कॉस्ट पर आएगा ना, क्या ख्याल है, ये जो इंक्रीज आया ये 19 की वेरिएबल कॉस्ट पर आएगा ना, तो 19 की वेरिएबल कॉस्ट 19 की सेल से आएगा ना, क्या ख्याल ना है, कोई टेंशन नहीं है ना है,
वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 108.8। हाउ मच कंट्रीब्यूशन? 43.1314 कर लें चले। अब इसका CS रेशियो लें तो यही आएगा, ये आएगा। इसका CS रेशियो लें तो यही आएगा। जिसको जो बात समझ आ जाए। यहां पे हमने अज्यूम किया, यहां पर हमने सिर्फ सेल प्राइस को की, सेल को किया, यूनिट्स को इग्नोर किया क्योंकि यूनिट्स गिवन नहीं है क्वेश्चन में। जी आर यू स्टिल अलाइव? अलाइव और डाई? दोबारा समझाऊं? ओके कौन सा वाला? ये वाला, ये वाला, ये वाला इजी है, ठीक है, ये वाला कर लें जो इजी है। देखें 19 में ना हमारे पास ना सेल यूनिट्स नहीं थे, तो हमने कहा कंट्रीब्यूशन 19 है कितना? 30। तो वेरिएबल कितना हुआ? 70। तो सेल कितना? 100। तो इस 100 से हमने स्टार्ट कर लिया। 20 में है तो 5% सेल प्राइस कम हो गई, 95। और वेरिएबल कॉस्ट कितनी? 70। 0.9 वेरिएबल कॉस्ट 10% से कम हो गई, 8 से इन्फ्लेशन ज्यादा हो गई, तो ये वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया तो ये कंट्रीब्यूशन आ गया मार्जिन, और इसको इससे इसको इससे डिवाइड किया तो ये CS रेशियो आ गया। इस तरह कर रहे हैं। चलो अच्छा, तो कंट्रीब्यूशन CS रेशियो क्या आ गया मेरे पास? 28 ब्रेक इवन सेल कितनी आई? हाउ मच? जल्दी जल्दी बच्चों जी। परसेंटेज अप्लाई करनी है नलाइक को, या इसको इस डिजाइन में लिख लेना, या तो परसेंटेज लिखना या तो ये डिजाइन लिखना। 150.56 मिलियन है, तो ये मेरे पास क्या है? ब्रेक इवन सेल। तो अब इस ब्रेक इवन सेल को क्या बनाना है? बजटेड सेल। तो बजटेड सेल बनाने के लिए क्या करूंगा? 0.75 से, तो ये बजटेड सेल है, ये ब्रेक इवन सेल। अच्छा यहां पर ना आपने क्या करना है? ये आंसर लिखना है, उसके बाद दोबारा एक नया फॉर्मूला ओपन करना है, और नया फॉर्मूला ओपन करना है बजटेड सेल के नाम से। तो बजटेड सेल इज इक्वल टू ब्रेक इवन सेल डिवाइड बाय ब्रेक इवन परसेंटेज। एक नया फॉर्मूला ओपन करके फिर ये डिजाइन लिखना है। डायरेक्ट आगे ना चल जाना, एग्जाम में कर सकते हो। वर्किंग ही कर रहा हूँ मैं, हाँ जैसे मर्जी कर ले। मैं समझा रहा हूं अभी के लिए, आपको ये ना हो कि सर यहां से पता नहीं उधर कैसे पहुंच गया। सही, अपने आप को समझाने के लिए एक नया फॉर्मूला ओपन कर लें, वरना एग्जाम में तो मैं शॉर्टकट ही मारूंगा। हाउ मच बजटेड सेल? 200.75 मिलियन। दिस इज कॉल्ड बजटेड सेल। ये बजटेड सेल आ गई, जो कि मुझे ये चाहिए 200.75 मिलियन। और अब इसका ले लें 30% कंट्रीब्यूशन मार्जिन, यहां से रिवर्स जाके वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है इसका बच्चों? इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है? ओ चाचो मार खाओगे मेरे से। ये अभी 2020 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपने फाइंड किया 28.38%। 28.38% कितना आया? इसको इसमें से मल्टीप्लाई करें, ये बताएं कितना आया? 56.8 ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन आया। इसको इसमें से माइनस करें तो वेरिएबल कॉस्ट बैलेंसिंग आएगी, कितनी आई? 143.95। तो बस ठीक है, आंसर आ गया। प्रॉफिट ही आता है 56 माइनस 42 करें 14.07 मिलियन का प्रॉफिट आ गया। जो इसलिए कहा था सवाल मुश्किल है, छोटा पैकेट बड़ा तो वहां पे
असल अजम्पशंस ने मरवा दिया था यहाँ पे, वरना सवाल इतना मुश्किल भी नहीं था। जल्दी से नोट करें। नोट कर लिया आप लोगों ने? कहना सेल वॉल्यूम को, और वॉल्यूम को लिख के लेकिन यूनिट्स। देखो उसने सेल प्राइस क्या की थी, कम की थी, तो सेल प्राइस कम करने से नंबर ऑफ यूनिट्स क्या होने, ज्यादा होंगे। वो कह रहा है कितने को ज्यादा होंगे ये बता दो जरा। जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा, अब ऐसे उसको बता देना। जी बच्चों लिख लिया? डन ऑल। 2019 से 20 तक कितने यूनिट्स इंक्रीज हुए? तो कहानी कुछ ये है, 2019 और ये 2020, ठीक है। 19 की सेल कितनी है और 20 की सेल कितनी आई है? 0.75। हाँ 75 पे जाना नहीं जा रहा, 7525। ओके पक्की बात है? हाँ ओके ठीक है, फिर सही है। डन। ये क्या 2019 की सेल है, इसका मतलब इस सेल में प्लस हुई है कोई एक्स्ट्रा सेल, तो ये 2020 की सेल बनी ना। क्या ख्याल है? क्योंकि सेल प्राइस कम की तो नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा बेच दिए, तो सेल इंक्रीज करके ना 160 से 200। इसका मतलब समथिंग इज इंक्रीज, समथिंग इज इंक्रीज, और समथिंग जो इंक्रीज हुई वो सेल इंक्रीज हुई है। इसका मतलब ये इंक्रीज्ड सेल है, इंक्रीज्ड सेल है। कोई बच्चा मुझे सेल का फॉर्मूला सुना दे, क्या होता है? यूनिट सोल्ड, बिल्कुल। सेल प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट सोल्ड। वो इस यूनिट सोल्ड की बात कर रहा है, वो इस यूनिट सोल्ड की बात कर रहा है। समझ आ रही मेरी साइंस? 160 ये आ गया, प्लस सेल प्राइस पर यूनिट कितना है? और बोलो। हाँ सेल प्राइस जितना भी हो, हमें क्या लगे, पर 2020 तक जाते जाते 5% कम हो गई है, तो सेल प्राइस पर यूनिट तो आ गया 0.9 पर। सही है? अच्छा 5%, चलो ये 5 की जगह इसलिए तो छोड़ी है मैंने। डन। अब इसमें यूनिट इंक्रीज हुए हैं, क्योंकि अगर सेल प्राइस कम होगी तो यूनिट ज्यादा सेल करूंगा। वो यूनिट में से जो चीज अननोन होती है वो एक्स होता है, और अगर वो इंक्रीज होगा तो वो 1 के साथ इंक्रीज होगा, 1 प्लस x% इंक्रीज होगा यूनिट्स। इंक्रीज में 1 प्लस x%, डिक्रीज में 1 माइनस x%। डन। दोबारा, सेल प्राइस 5% डिक्रीज हुई, ये डिक्रीज हो गई। 5% डिक्रीज करने की वजह से यूनिट सोल्ड ज्यादा होंगे, यूनिट इंक्रीज होंगे, तो इंक्रीज हमेशा 1 प्लस के साथ होगा ना। नहीं समझ आ रही, आ ही नहीं रही। जब तक मैं 8% इन्फ्लेशन को ना समझा दूं। जब मैंने 8% इन्फ्लेशन किया था तब भी तो नलाई को यही किया था मैंने, दैट्स व्हाई ये बना था 1.08। इंक्रीज हमेशा 1 प्लस 8%, और अगर डिक्रीज होता तो मैं ये करता। ये 0.95 में इतराज नहीं किया, ये भी तो मैंने यही साइंस लड़ाई है। 1 माइनस 5% दैट इज 0.95। तो यहां पे जान क्यों निकल गई है? अच्छा, वैसे मैंने गलत एज्यूम के लिए माजरत। मुझे क्या पता, यहाँ पे सारे साइंसदान बैठे हुए हैं। अब क्या करेंगे, कैलकुलेटर, इस सारी क्वीन को कैलकुलेटर पे लिखेंगे
और शिफ्ट सॉल्व करेंगे तो यहां से ये x परसेंटेज आ जाएगा। दिस इज योर आंसर, दिस योर आंसर। परसेंटेज इंक्रीज आएगा ना, 4189। हाँ ये गलत है यार, कंप्यूट दी परसेंटेज इंक्रीज। देखें परसेंटेज इंक्रीज है ना, तो ये x परसेंटेज आया ना, इसमें 1 ऐड करो जरा, x परसेंटेज में आएगा ना। आपने x का परसेंटेज लगाया तो आंसर क्या आया? 4.4189। परसेंटेज ना लगाएं, 41.89। नहीं फिर गड़बड़, नहीं बात रुक जाए, फिर वो गलती ये हुई है, प्लीज प्लीज, वो गलती ये हुई है साइंसदानों गलती ये हुई है, ओहो वो ये गलती हुई है। नहीं उससे सिर्फ परसेंटेज इंक्रीज हमसे पूछा है, तो ठीक है परसेंटेज अगर इंक्रीज पूछा है तो ये सारा कुछ सेल प्राइस डिक्रीज होना और यूनिट सोल्ड का इंक्रीज होना 2019 के सेल के साथ हो रहा है, तो ये मल्टीप्लाई होना है क्योंकि इसने इंक्रीज होके ये बनना है। तो बस ये था, बस अब करें, अब आंसर आ जाएगा x परसेंटेज डायरेक्ट, बस मल्टीप्लाई कर दें, बाकी सारा तो अपने लिखे ही होगा। हाँ ये सही है, ये सही, ये नोट कर लें जरा।